नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 11 को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसके भाग 11 में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम डेली बेसिस पर आप तक 3 प्रैक्टिस सेट पहुँचा रहे हैं। डेली आप तक हम 3 प्रैक्टिस सेट पहुँचाएँगे, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो इन तीनों प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया कीजिए, क्योंकि ये सभी जो प्रैक्टिस सेट है आपके आगे आने वाली जो परीक्षा 28 दिसंबर से है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप डेली इन 3 प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पीएसएलवी का पूरा नाम आपको बताना है। तो पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? तो पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीएसएलवी का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस वायसराय का संबंध जो है रॉलेक्ट एक्ट से है? आपको बताना है कि जो 1919 ईस्वी में रॉलेक्ट एक्ट लाया गया था उसका संबंध निम्नलिखित में से किस वायसराय से है? तो रॉलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, इसका संबंध है लॉर्ड चेम्सफोर्ड से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। उस समय जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, इसी के द्वारा जो है रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम लाया गया था 1909 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1919 में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 ईस्वी में, जगह थी कलकत्ता। तो 1917 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वह हुआ था कलकत्ता में, तथा इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो की थी एनी बेसेंट ने। तो इसके साथ ही जो एनी बेसेंट थी ये पहली महिला बन गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? एनी बेसेंट ने। इसके साथ ही ये पहली महिला अध्यक्ष बन गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वहीं अगर प्रश्न में यह पूछ लिया होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, यानी यहाँ पे अगर भारतीय पूछ लेता तो भारतीय का आपका आंसर होता सरोजनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 ईस्वी में जो है 1925 ईस्वी में जो कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगर सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कलकत्ता में 1917 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो जो थोक मूल्य सूचकांक है वह कौन जारी करता है? तो यह जो थोक मूल्य सूचकांक है यह जो वाणिज्य और हमारा उद्योग मंत्रालय है, आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है इस थोक मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। हमारा जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है उसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उन्हीं के द्वारा यह थोक मूल्य सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगला प्रश्न हमारा है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट खेलती हैं कुश्ती, यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, कुश्ती, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, महायान का संबंध किस धर्म से है? तो महायान का संबंध किस धर्म से है? तो महायान का संबंध आपको मिलेगा बौद्ध धर्म से। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान इन दोनों का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न हमारा है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध आपको मिलेगा कृष्णा नदी पे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी पे मिलेगा आपको अलमाटी बांध। अगला प्रश्न हमारा है, जब मूल्यह्रास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? आपको बताना है कि जब डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को जो है
सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो जब मूल्यह्रास को जो है किससे घटाना है यहाँ पे, तो राष्ट्रीय उत्पाद से जब घटाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, तो हमें प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि ऑप्शन जो इसका है क्या सही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न हमारा है, विधि नियम किस देश के संविधान से लिया गया? आपको बताएं जो रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे होगा, तो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का नियम जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि का नियम जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से जो है विधि का नियम लिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में हमारे जो महान्यायवादी हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वे कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हमारा जो नेशनल वाटरवे 1 हमारा है यह पश्चिम बंगाल से गुजरता है, बिहार से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है। तो दिए गए ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहां से यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नहीं गुजरता है। तो आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है कहाँ से नहीं गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है, यह टोटल 4 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह किस नदी पे बनाया गया है, तो यह गंगा नदी पे बनाया गया है तथा यह हमारे भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। कहाँ का, तो हमारे देश का सबसे लंबा जलमार्ग है नेशनल वाटरवे 1। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो नेशनल वाटरवे 1 की कुल लंबाई आपको मिलेगी 1620 किलोमीटर। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है इसका हेडक्वार्टर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में तथा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो टेड्रोस अधानोम। कौन है, तो टेड्रोस अधानोम जो हैं ये वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर के 9 रत्नों में कौन सम्मिलित था? तो अकबर के 9 रत्नों में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सम्मिलित था? तो तानसेन भी था, राजा मान सिंह भी थे और बीरबल भी थे, यानी कि उपयुक्त सभी जो है बीरबल के 9 रत्नों में सम्मिलित थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है यह किसने लिखा है? तो हमारे राष्ट्रीय गान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने तथा हमारे राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो दोनों आपको याद रखना है, अगर राष्ट्रीय गीत की बात हो तो उसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और हमारे राष्ट्रीय गान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO का मुख्यालय आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा लंदन, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, VGA का पूरा नाम आपको बताना है। तो VGA का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो एमीटर से, यानी कि ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल सही है, एमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो परमाणु रिएक्टर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से जो परमाणु रिएक्टर होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सीमेंट का मुख्य घटक आपको मिलेगा जिप्सम, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल से जो जिप्सम है यह होता है मेन कंपोनेंट किसका? तो सीमेंट का। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हमारा है। अगला प्रश्न हमारा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो आपको याद रखना है। तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो इसे भी आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोइथीन का बहुलक है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन क्लोरोइथीन का बहुलक है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यह क्लोरोइथीन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन पौधे के तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से कौन सा पौधा है जो हार्मोन पौधे के तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो जिब्रेलिन्स, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिब्रेलिन्स। अगला प्रश्न हमारा है, घ्राण रिसेप्टर शरीर के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो जो घ्राण रिसेप्टर्स होता है यह शरीर के कौन से हिस्से में मौजूद होता है? तो नाक में, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, नाक में। अगला प्रश्न हमारा है, नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई? आपको बताना है कि जो नेफ्रॉन है यह किसका फंक्शनल यूनिट है? तो नेफ्रॉन जो है यह किडनी, यानी कि किसका है? तो नेफ्रॉन जो है यह फंक्शनल यूनिट किसका है? तो किडनी, यानी कि गुर्दे का, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, किडनी। किडनी को हम कहते हैं गुर्दा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पीएम किसान जो योजना है इसके तहत किसानों को कुल कितनी धनराशि मुहैया कराई जाती है? तो इसके तहत जो है किसानों को टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रति वर्ष, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, टोटल 6,000 रुपये। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे तेज ट्रेन है? तो दिए गए ऑप्शंस में से भारत की सबसे जो तेज ट्रेन है वह है वंदे भारत। तथा जो वंदे भारत ट्रेन पहली थी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी यह दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। कहाँ? तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य जो है पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सिक्किम जो है यह भारत का पहला राज्य बन गया जिसके द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को शुरू किया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा जो सिक्किम था यह पहला राज्य और बना था किसके लिए? तो सिक्किम जो है यह ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। और भारत का पहला जो जैविक कृषि वाला राज्य था वह भी बना था सिक्किम। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है यह कहाँ पे बनाया जाएगा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा मणिपुर में। तो राइट आंसर आपका जाएगा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो जो 2019 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश था फिनलैंड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश था और भारत की रैंकिंग इसमें थी 140वीं। तो इसे भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने नवलेखा परियोजना की शुरुआत की है? तो नवलेखा परियोजना की शुरुआत की गई है गूगल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गूगल, यानी कि ऑप्शन बी, गूगल के द्वारा जो है नवलेखा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हमारा 11वें नंबर का था। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा होगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।